नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बहुत अच्छी खबर कॉमनवेल्थ गेम से भारत के लिए आई है। शटलर पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये आज की बहुत बड़ी और अच्छी खबर। शानदार वाकई कामयाबी कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु के लिए, और पूरे भारत को खुश होने का मौका पीवी सिंधु ने दिया, क्योंकि इतिहास रचा है, गोल्ड मेडल जीता है, अंक तालिका में भारत को और ऊपर उठाया है। कनाडा की खिलाड़ी को उन्होंने हराया और गोल्ड पर कब्जा किया है। पीवी सिंधु ने 19वां गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, देश को दिलाया। और अब से थोड़ी देर पहले पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना से हमने खास बातचीत की। वो बातचीत आपको सुनाते हैं। तो शानदार खेल पीवी सिंधु ने दिखाया और इस वक्त हमारे साथ पीवी रमन्ना जी जुड़ गए हैं, पीवी सिंधु के पिता हैं। सबसे पहले सर आज जानना चाहेंगे आपसे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश है सर, क्योंकि सिंधु के पास एक ब्रॉन्ज था कॉमनवेल्थ का, एक सिल्वर था, अभी उसको चेंज करके गोल्ड आया है। तो 3 सेट ऑफ मेडल्स, तो और देश के लिए भी बढ़िया नाम लेके आई है, क्योंकि वो एक फ्लैग बेरर थी। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फ्लैग बेरर अगर गोल्ड मेडल जीते तो टोटल नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में टोटल नेशन स्पोर्ट्स पर्सन को अपने इंडिया में सब लोगों को बहुत एंकरेजमेंट जैसा होगा। और देश का फ्लैग अभी तो उठने वाला है, हम हमारा नेशनल एंथम गाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है। सर जब पीवी सिंधु अपना गेम खेल रही थी तो किसी वक्त आपको लगा कि डर लगा आपको कि शायद गेम हार सकती हैं, या आप कॉन्फिडेंट थे कि पीवी सिंधु को जीतना ही है? नहीं, कॉन्फिडेंस तो थे सर, लेकिन थोड़ा हमें परेशानी था, थोड़ा एंकल का, बस उतना ही। क्योंकि इसका पहले हेड टू हेड देखा गया तो ली बिशनोई सिंधु का अच्छा रिकॉर्ड है, तो हमें पता है कि कैसा स्ट्रैटेजी से खेलना है इसके साथ। तो पूरा कोच ने प्लान किया है, और पीवी सिंधु को वहाँ पे उसका फिजियो है, इवेंजेलिन है, और फिटनेस ट्रेनर है, उसको जो मदद किए थे इतना दिनों से कि कंटिन्यूस टूर्नामेंट्स खेल रहा था। और कल हीथ मैथ्यू भी जो साई ने एंगेज किए हैं प्लेयर्स के लिए, उन्होंने भी कल आके सिंधु को थोड़ा मदद किए हैं रिहैब में, तो इसीलिए हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल गया है। सर गेम से पहले या अभी गेम खत्म होने के बाद आपकी पीवी सिंधु से बात हुई? क्या बात नहीं हुआ सर, अभी करना है, क्योंकि आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं अभी तुरंत उसको, क्योंकि वो कैसा भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बिजी होगा, जैसे होगा मैं करूंगा। ठीक है, थैंक यू। जो है पूरा देश सर खुश। सर आखिरी सवाल, अभी जो गेम खेल रहे हैं पीवी सिंधु, वो गेम आपको कैसा लगा, खासतौर पर ओलंपिक्स के बाद अब जो उनका प्रदर्शन है? परेशान नहीं, बढ़िया खेल रही है सर, अभी और पॉलिश होना है थोड़ा, बस भगवान की दया से अच्छा हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, पीवी सिंधु अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ खेली, उनको पता था कैसा उनका गेम आगे चलना है, या आपको लग रहा है कि सामने वाला कॉम्पिटिटर उतना तगड़ा नहीं था इसलिए पीवी सिंधु आसानी से जीत गए? राजीव, सामने वाला जैसा भी हो, फाइनल अपने आप में एक अलग ही तरह का प्रेशर लेकर आता है, और जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आप एक रेपुटेशन को डिफेंड करते हैं। पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो मेडल सिर्फ उतरकर मैदान में नहीं जीता जाएगा, उसको खेलकर जीता जाएगा। अगर आप स्कोर लाइन देखें 21-15, 21-13, यानी कि आपने सीधे स्ट्रेट गेम्स में ये फाइनल जीता है। किसी वक्त ऐसा लगा नहीं कि सिंधु अपसेट हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि किसी वक्त ये नहीं लगा कि वो अपसेट हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि बैडमिंटन में भारत ने जो तरक्की की है उसमें एक सिंधु का बड़ा अहम योगदान है। अभी देखिए, सिंधु ने ये गोल्ड मेडल जीता है, आने वाला गोल्ड मेडल, जो अगला गोल्ड मेडल है, वो भी भारत को ही मिलेगा। लक्ष्य सेन उसमें एक प्रबल दावेदार रहेंगे, और मिक्स डबल्स का फाइनल भी आप जीत सकते हैं। तो इस लिहाज से बैडमिंटन एक ऐसा खेल बन गया है जो आपको एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, यहां तक ओलंपिक्स में मेडल दिलाता है, और उसका श्रेय जाता है सिंधु को। सिंधु ने आज वैसे भी उनकी कोर्ट कवरेज, उनकी ताकत है, जो उनकी हाइट है, जो उनकी फिटनेस है, उनको कोर्ट कवरेज में एक एडवांटेज देती है, और जब आपकी वो हाइट हो, आपको कोर्ट कवरेज में एडवांटेज मिल जाए तो सामने वाले के लिए आसान नहीं होता। आप आगे पीछे दोनों खेल रहे हैं, उनका अटैक अच्छा है, उनका डिफेंस अच्छा है। अगर आप आज देखें, उन्होंने किसी वक्त भी मिशेल ली को मौका दिया नहीं। एक तो होता ना कि आप किसी वक्त नीचे लगे, सामने वाला आपके ऊपर चढ़ा, उन्होंने किसी वक्त ये मौका ही नहीं दिया। ठीक है, आप कहेंगे 21-15, 21-13 यार, एक 6 पॉइंट से एक 8
पॉइंट से आप जीते हैं, लेकिन वो 6 और 8 पॉइंट से ज्यादा उनकी मुझे लगता है डोमिनेंस थी। बिल्कुल विक्रांत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही है वो आप ये तस्वीरें देखिए, वहां पर दर्शक बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए, उनके खेल को देखने के लिए पहुंचे थे और सभी से देखिए प्रशंसकों से हाथ मिलाते हुए पीवी सिंधु। रेपुटेशन, क्योंकि देखिए बैडमिंटन में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पीवी सिंधु उनमें से एक है जिनकी एक रेपुटेशन रही है, उनसे उम्मीदें थी और कई बार ये उम्मीदें बोझ साबित होती, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया, उनका खेल ऐसा नजर नहीं आया। शानदार खेली पीवी सिंधु और गोल्ड जीता है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की जो गुहार लगाई थी, उस विचार के बाद कोर्ट ने 10 अगस्त की डेट लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने कोर्ट में अर्जी लगाई है सरेंडर की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि फिलहाल तो राहत नहीं मिली है कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को। अब तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है कोर्ट के बाहर और परिसर में। आज भी नोएडा पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 10 अगस्त से पहले ही त्यागी को अरेस्ट कर लिया जाए। तो त्यागी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, टीमें बना रखी हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन उसने सरेंडर के इस बीच में अर्जी लगाई थी। सुशांत मेहरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्या क्या रहा आज कोर्ट में? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि जो श्रीकांत त्यागी है पिछले कई घंटों से लगातार जो नोएडा की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उसकी छानबीन के लिए दबिश कर रही है। कई जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी नोएडा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन आज सुबह के वक्त जो एक पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट के अंदर, जहां पर उसने अपने आप को सरेंडर करने की पिटीशन दाखिल की गई थी। उसके बाद से नोएडा पुलिस जो है वो काफी ज्यादा मुस्तैद हो गई है। बड़ी संख्या में नोएडा पुलिस कर्मी को जो है वो तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है ताकि कभी भी श्रीकांत त्यागी यहाँ पर जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। और ऐसे में एक एक व्यक्ति की जो भी यहाँ पर गाड़ी आ रही है, जो भी व्यक्ति आ रहा है, उसका बाकायदा आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही जाने की इजाजत जो है वो अंदर जाने की दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई, उनके घर पर आज बुलडोजर हुआ, जो ओमैक्स ग्रैंड उनका घर है जहां पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, वहां पर बुलडोजर चला। उसके अलावा कई सारी संपत्तियां बंगेल के अंदर जिस तरीके से उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जहां पर लाखों रुपए का उनके पास किराया आता है, कई सारी दुकानें हैं, उन पर आज जीएसटी और तमाम विभाग के जो लोग हैं वो पहुंचे थे। नोएडा प्राधिकरण के लोग भी वहां पर पहुंचे, इंटेलिजेंस विभाग के लोग भी पहुंचे। लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो उनके तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर 10 तारीख तक के लिए उनको राहत जो है वो नहीं मिली है। पुलिस लगातार चाह रही है कि उनको गिरफ्तार जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके। सुशांत, एक सवाल ये है, सुशांत सवाल ये है कि यानी कि वो अपने वकीलों के साथ संपर्क में तो होगा ही, तभी उसके वकील कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, उसकी अर्जियां लगा रहे हैं, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे, कर रही है लेकिन आधी अधूरी पकड़ नहीं पा रही पुलिस उसको। देखिए, जाहिर तौर पर वो अपने वकीलों के संपर्क में जरूर है, क्योंकि वकीलों के थ्रू ही उसने अपनी पिटीशन जो है वो दाखिल की थी, याचिका लगाई थी ताकि वो कोर्ट में सरेंडर कर सके। लेकिन पुलिस की भी माने, पुलिस आलाधिकारियों की माने तो लगातार उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है, लगातार पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो वो पुलिस की गिरफ्त के आसपास ही है, कभी भी पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा पुलिस से वो दूर नहीं है। पुलिस, नोएडा पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जो टीमें, 8 टीमें इस पूरे मामले के अंदर बनाई गई हैं, जो लगातार हर इलाकों में, यूपी के अलग अलग इलाकों में, मोदी नगर हो, मेरठ हो, इन तमाम इलाकों के अंदर लगातार दबिश जो है वो कर रहे हैं। और ऐसे में एक तरीके से इनका पिटीशन दाखिल करना, वकीलों का इस तरीके से उनकी पिटीशन दाखिल करना, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो और मुस्तैदी के साथ जो है वो उसकी गिरफ्तारी के लिए काम करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने सरेंडर किया तो उसके हाथ से ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की ही कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल, इस बीच में हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं।
अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। हमारे संवाददाता सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत, सवाल यह है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी टेक्निकल टीम यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्रीकांत इनकी टेक्नोलॉजी से आगे का यानी कि खेल रहा है इनके साथ और ट्रैक नहीं हो पा रहा है वो इनसे। देखिए, जाहिर सी बात है राजीव, जिस तरीके से 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सांसद महेश शर्मा की तरफ से कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, लेकिन 48 घंटे का जो वक्त है वो भी अब खत्म होने जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कि उसकी दबिश और उसको लेकर के उनकी टीमें जो लगाई गई हैं, पूरा सर्विलांस जो है उसके ऊपर लगा हुआ है ताकि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन वकील के थ्रू यहाँ पर पिटीशन दाखिल करना, हालांकि उस पर अब 10 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के कामकाज पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कल भी जिस तरीके से ओमैक्स ग्रैंड के अंदर कई सारे लोग घुसे, उसके संग जो पीड़िता है उसके परिवार तक जाने की कोशिश करी, उनके पास जाने की कोशिश करी, उनको धमकाने की कोशिश करी, जिसके बाद ये मामला बढ़ा। उसके अलावा सांसद महेश शर्मा तमाम आला अधिकारी, खुद नोएडा पुलिस कमिश्नर उनके परिवार वालों से मिले, लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। पुलिस का एक बड़ा लैप्स कल भी जो है वो देखने को मिला था कि अब तक जो पुलिस है वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि जो काफी हाईटेक अगर कहा जाए तो नोएडा पुलिस को माना जाता है, लेकिन कहाँ नोएडा पुलिस जो है वो पूरे सिस्टम के आगे फेल नजर आ रही है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी अब तक जो है वो नहीं कर पाई है। और जब उसने ये कहा कि वो कोर्ट में सरेंडर करने वाला है, तो कोर्ट के बाहर चारों तरफ देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है ताकि उसकी गिरफ्तारी कोर्ट में अंदर जाने से पहले ही जो है वो की जा सके। ये पूरा वाकया जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है सुशांत, तो आप कह रहे हैं कि प्रयास ये होगा कि वो सरेंडर ना करे, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल इस बीच में महेश शर्मा जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सोसाइटी में पहुंचे, आश्वासन दिया कि 48 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। 48 घंटे होने को हैं, गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन उनका बयान आया है। क्या कुछ कहा है महेश शर्मा ने, सुनाते हैं आपको। ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है, और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है, ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम, मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं। और मैंने पुलिसकर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है और उस पर जांच होगी और उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो। सर, यहाँ के लोग चाहते हैं कि 48 घंटे में जो श्रीकांत त्यागी है वो जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन का समय है, कल तक के समय में हम देखें। चलो गृह सचिव से बातचीत हुई है, क्या कुछ सचिव जी से हमने उनको अवगत करा दिया सारी स्थिति के बारे में। ठीक, अब आपको दिखाते हैं वो गालीबाज नेता जो एक महिला पर कैसे बरसा, कैसे धमकी दी, और जब सांसद महोदय पुलिस पर बरसे। जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूं मैं।
अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अमनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। तेरे पति को जानते हो, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्राइवेसी से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? अपने फ्लैट की मालिक। तो जाओ वहाँ चल, वहाँ चल, चले गए यहाँ से। वरना राजवीर से ध्यान रखना। तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आपको बिल्कुल मत लगाना। बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नीतीश बीजेपी से अलग होकर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। आरसीपी सिंह के मोदी सरकार से हटने की मजबूती के साथ ही रिश्तों में खटास भी शुरू हो गई थी, जो अब राहें जुदा होने की कगार पर पहुंच गई। बीजेपी और जेडीयू की राह अलग होंगी। बिहार में फिर सत्ता समीकरण बदलेंगे। आरजेडी कांग्रेस के साथ नीतीश की सरकार। ये तीनों सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। 2 दिन बाद खरमास शुरू होने वाला है, जिसमें शुभ काम नहीं होते, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे, लेकिन अब ये टूटने के कगार पर हैं। इस बड़े बदलाव के संकेत तभी मिल गए थे जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि कुछ लोग बिहार में चिराग पासवान जैसा मॉडल अपनाने की तैयारी में थे। ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा देने वाले आरसीपी सिंह पर बात कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना सीधे बीजेपी पर था। यह वह व्यक्ति के मुंह से ये सब बात निकल रहा है जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। बीजेपी का साथ नीतीश छोड़ रहे हैं, इसकी गवाही सियासी घटनाक्रम भी दे रहे हैं। इस सबसे साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। आरसीपी सिंह के जेडीयू को लेकर दिए गए बयान से भी संकेत मिले थे कि बिहार में जेडीयू में कोई टूट हो सकती है। अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना। यहाँ जी, यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके। यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। अब आपको सीटों के समीकरण के बारे में बताते हैं। अब तक बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है। इसमें जीतन मांझी की पार्टी भी साथ है। कुल सीट होती हैं 126, जो बहुत से 4 ज्यादा हैं। अब अगर सिर्फ जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाएं, तो सीटों की तादाद 124 हो जाती है, यानी बहुमत हासिल हो जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी साथ आ जाएं, तो सीटों की तादाद बहुमत से काफी ज्यादा 159 हो जाती है। अब असली चुनौती बीजेपी के लिए है कि कैसे नीतीश को अपने खेमे में बनाए रख पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ललन सिंह बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। वो बीजेपी के करीब थे, तो बीजेपी
आपका हुआ ना बीजेपी षड्यंत्र में कहीं ना कहीं तो शामिल होगी आपके इसमें? नहीं, उस विषय बीजेपी के कहने पर अगर चल रहे हैं उस विषय पर कभी जरूरत महसूस पार्टी करेगी तो हम विचार करेंगे। तो मतलब षड्यंत्र में बीजेपी नहीं था शामिल? नहीं, अभी वो एजेंडा ही नहीं है जिस एजेंडा की आप चर्चा कर रहे हैं कि हम बीजेपी की क्या भूमिका थी उस पर कोई आज चर्चा करें, इसकी क्या जरूरत है? तलखी तो है ना, बीच में मनमुटाव है। कुछ भी नहीं है। अब आप लोग चाहते हैं कि मनमुटाव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई गठबंधन नहीं टूट रहा, मनमुटाव है। कुछ भी नहीं है। न गठबंधन टूटने जुड़ने की बात है, न मनमुटाव की बात है, कुछ भी नहीं है। ऑल इज वेल है। भ्रष्टाचार को कभी भी, और नीतीश जी ने भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात कही है और नीतीश जी इस बात को मानते हैं और नीतीश जी हमारे एनडीए के वहाँ के नेता हैं और हमारी ओर से वो नेता के रूप में हैं, आगे भी रहना है, इसमें कहीं दो। लेकिन सर खिचड़ी पक रही है, इस तरीके की बातें कर भाई, ये खिचड़ी, ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर, ऐसे खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता।